very warm good evening to all and welcome to Unacademy. This is Surbi, your educator, and I welcome you all in today's class and this session. So I hope everyone is doing fine and great. And I welcome you all in today's class. So before starting the lecture, let me confirm once whether I am audible and visible or not. उसके बाद start करेंगे अपने सेशन को. ठीक है. चलिए. आज के सेशन में हम अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स से रिलेटेड होगा ये हमारा सेशन, जिसमें हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनका टाइट्रेशन कर्व देखेंगे. ठीक है. लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से. विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Basically first of all I would like to tell you benefits of Unacademy, why you should join Unacademy. ठीक है. Unacademy के बेनिफिट्स क्या है. अगर आप प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हो Unacademy के, उससे आपको क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिलती हैं. Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है. जैसे कि आपको यहाँ पे मिलती है लाइव क्लासेस, आपको यहाँ पे मिलता है टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन एंड वेल शेड्यूल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. ये 4 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हो. These are the 4 benefits which you will get when you will subscribe Unacademy Plus. ठीक है. लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन एंड वेल शेड्यूल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. इसके अलावा जब आप Unacademy आइकनिक से जुड़ते हो, Unacademy आइकनिक के अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने एडवांटेजेस होते हैं. जैसे कि Unacademy का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको देता है पर्सनल गाइडेंस, जिसके थ्रू आपको एक मेंटोर मिलेगा और आपका मेंटोर थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा. अप्स एंड डाउन्स जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपको हेल्प करेगा. ठीक है. उनको कैसे टैकल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो यहाँ पे आपको मेंटोर आपके बताएंगे. आपको यहाँ पे मिलेगा फुल स्टडी प्लानर. ठीक है. कस्टमाइज स्टडी प्लान फॉर यू एंड आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है. स्पेशल नोट्स, स्पेशलाइज नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगा. जो भी आप टेस्ट दोगे, जो भी आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस होगी, उसको एनालाइज करके आपको रिव्यूज दिए जाएंगे कि आपको कैसे और बेहतर परफॉर्म करना है, कैसे आपको और चीज़ें अच्छी करनी है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आपको और स्ट्रॉन्ग करना है. ये सारी बेनिफिट्स आपको Unacademy का आइकनिक सब्सक्रिप्शन देगा अगर आप Unacademy आइकनिक से जुड़ते हो. और अगर आप Unacademy प्लस से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे. Unacademy प्लस के अलग बेनिफिट है, Unacademy आइकनिक के उससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. तो आप जिस सब्सक्रिप्शन से भी जुड़ना चाहते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप प्लस से ज्वाइन करना चाहते हो या आइकनिक ज्वाइन करना चाहते हो. और जो सब्सक्रिप्शन भी आप लेना चाहते हो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है. अब Unacademy के लर्निंग ऐप में या तो आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हो जो कि फ्री क्लासेस होती हैं. स्पेशल क्लासेस कैसे देख पाओगे? स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है. तो गोल आप क्या सेलेक्ट करोगे? CSIR UGC नेट. CSIR UGC नेट जब आप अपना गोल सेलेक्ट करते हो, इस CSIR UGC नेट की कैटेगरी की जितनी भी क्लासेस होती हैं आप उनको देख पाओगे. ठीक है. CSIR UGC कैटेगरी. अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ फ्री लाइव क्लास पे जाओगे और फिर जितनी की जितनी स्पेशल क्लासेस होती हैं देख पाओगे. अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो आपको मेरी मोर देन 200 to 300 स्पेशल क्लासेस आपको Unacademy के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लास में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है. तो आपको वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको अटेंड कर पाओगे. इसके अलावा अगर आप Unacademy सब्सक्रिप्शन पे जाना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन पे जाने के लिए यहाँ आप क्लिक करोगे प्लस पे बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना होगा. सब्सक्रिप्शन में जाके सब्सक्रिप्शन लेते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लान चूज करना है. फर्स्ट थिंग इज चूज योर प्लान. आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम के लिए जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो. 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 6 मंथ, कितना ड्यूरेशन है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन लेते हो. सब्सक्रिप्शन लेने के बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप अगला चीज कर सकते हो. आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो अगर आप चाहते हो सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ लेना,
सो यहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो सुरभि01। इस कोड को यूज करके आप अनअकैडमी से 10% ऑफ ले सकते हो जब भी आप प्लस सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और एक बार आपने प्लस सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद जितने भी नए बैचेस लॉन्च होते हैं अनअकैडमी प्लस के लिए, जैसे कि एक नई बैच लॉन्च हो रही है आपके लिए, दैट इज आउटसाइन बैच फॉर लाइफ साइंसेज। सो इट इज अ क्रैश कोर्स जहाँ पे आपके लाइफ साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा क्रैश कोर्स के थ्रू। तो ये नया बैच जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है 13 अक्टूबर से। सो जिनको भी इस नए बैच में जुड़ना है आप जुड़ सकते हो, अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिल जाएंगी। सो आप प्लस ज्वाइन करके प्लस से जुड़ के इन क्लासेस को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी से नए बैचेस जुड़ने के लिए, सो नेक्स्ट बैच फॉर मैथमेटिकल साइंसेज, ये भी आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अनदर बैच फॉर द गेट NCSAD नेट फॉर केमिकल साइंसेज, दिस वन इट इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 11 अक्टूबर। देन आप इन सारे बैचेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो, बिकॉज अभी आपके लिए बहुत अच्छी मेगा ऑफर है। क्या है वो ऑफर? अभी आप अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सो इसके साथ 3 मंथ की आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रही है। सो बाय 24 मंथ सब्सक्रिप्शन एंड गेट 3 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। ये ऑफर आपको 28 अक्टूबर तक वैलिड है। सो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आज के आज ही फटाफट सब्सक्रिप्शन ले ले। देन अनदर ऑफर इज, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगी। 21 से 27 अक्टूबर तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अगेन ऑफर ये 25 से 31 अक्टूबर तक वैलिड है। सो बहुत सारे नए नए ऑफर आपके लिए यहाँ पे CSAT UGC नेट की कैटेगरीज में आपको मिलेंगे, और आप इन जिन ऑफर्स को भी अवेल करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किस चीज के ऊपर? प्रोटीन्स के बारे में। सो बेसिकली हम यूनिट 1 अभी कवर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस, और इस यूनिट में हम बायोमॉलिक्यूल्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं सबसे पहले। सो बायोमॉलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये दोनों चीजें भी हमने खत्म कर ली है। और अभी हम अपनी थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोटीन्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स अभी हम बढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स में हम प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन और कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम रामाचंद्रन प्लॉट एंड ऑल दोज थिंग्स आगे चल के देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स से स्टार्ट करते हैं हम। सो कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे प्रोटीन्स के, कि प्रोटीन्स होते क्या है। सो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स that are present in all kind of cell, whether it is a single cell organism like amoeba or whether it is a complex organism like plant or animals, उन सब में proteins होता है। So basically proteins are the molecular instruments through which any genetic information which is stored in our body is expressed। कोई भी information जो हमारी body में present है किसी भी फॉर्म में, उन सारे इंफॉर्मेशंस को अगर हम बात करें एक्सप्रेस करने की, सो उन सारे इंफॉर्मेशन का एक्सप्रेशन जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। सो प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर बॉडीज आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। So the protein of every organism are constructed from the same set of 20 amino acid, ठीक है। जो सेम 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड है, सारे के सारे प्रोटीन्स उन सेम सेट ऑफ 20 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एंड दीज 20 अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंसेस टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ये सारे जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग सीक्वेंसेस और अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं टू मेक लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज। एंड ऑल दीज प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स, और वो 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड, बिकॉज दे हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अ अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन। सो यहाँ पे सेम कार्बन से एक अल्फा कार्बन होता है, और इसी अल्फा कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, एक अमीन ग्रुप अटैच होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होता है। सो ये 3 ग्रुप जो है, दीज 3 आर कॉन्स्टेंट फॉर ऑल अमाइनो एसिड। कोई भी अमाइनो एसिड है, जो भी 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, उन सारी 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर ये तीनों रीजन जो है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीन ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये सारे अमाइनो एसिड के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस हियर इज द आर चेन। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है आर चेन में। यहाँ पे एक 5th होता है आर चेन, और ये आर चेन हर एक अमाइनो एसिड में अलग अलग होता है। एंड दिस आर चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट फंक्शनैलिटी टू द प्रोटीन।
तो सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप की वजह से प्रोटीन के पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसका सॉल्युबिलिटी सब अलग अलग रहता है, ठीक है। सो ये 3 ग्रुप जो है वो सारे ही अमाइनो एसिड के अंदर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यस, एम आई क्लियर एवरीवन टिल हियर? सबको क्लियर है यहाँ पे? So is it clear everyone? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सो ऑल द अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड एंड आउट ऑफ दोज ऑल अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन इज द वन जिसमें आर ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, एच होता है। सो बिकॉज इट्स आर ग्रुप इज द एच ग्रुप, सो यहाँ पे 2 एच ग्रुप हो गए एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ऑल 4 groups are not different. So for glycine all the 4 groups attached to the alpha carbon are not different and that's why this is not a chiral carbon. So ये amino acid की property होती है that all the amino acid and their alpha carbons are chiral in nature because they have 4 different group attached to them. One is carboxylic acid, one is NH3, one is hydrogen and another one is R group. But in case of glycine where R is equals to H, then here there is 2 hydrogen group present, so it is a non-chiral group. So the simplest amino acid glycine where alpha carbon is bonded with 2 hydrogen atom, so it is a non-chiral amino acid. So all the other amino acid apart from glycine, all other amino acid are bonded to 4 different atoms with its alpha carbon and thus they have chiral center. And because of the presence of chiral center, every amino acid exists in 2 different stereoisomeric form. हर एक अमाइनो एसिड 2 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म के बीच में एग्जिस्ट करता है and these 2 stereoisomeric forms are D form and L form and these 2 D and L forms are there on the basis of the position of NH2 group on the अल्फा कार्बन. सो इस अल्फा कार्बन पे NH2 का जो पोजीशनिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड में है या फिर राइट हैंड साइड में है, इस बेसिस पे आपके D और L अमाइनो एसिड डिसाइड होते हैं. सो इफ द पोजीशन ऑफ दिस NH ग्रुप इज इन द राइट हैंड साइड, सो इसका पोजीशन अगर राइट हैंड साइड में है, सो दिस फॉर्म इज द D फॉर्म एंड व्हेन द पोजीशन इज इन द लेफ्ट हैंड साइड with the alpha carbon, then the position is L form. So on the position of the NH2 group, L form और R form decide होता है and both these D form and R forms are optically active. Optically active का मतलब क्या है कि अगर इनसे प्लेन पोलराइज लाइट को आप पास करोगे, so ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है. So all those molecules which can rotate the plane polarized light are optically active. So amino acids are optically active except for glycine. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो हमारे प्रोटीन्स के अंदर यूजुअली होते हैं, दे एग्जिस्ट इन एल फॉर्म, ठीक है. ये जो एल फॉर्म और डी फॉर्म है, सो जो मोस्टली अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन्स के अंदर वो इस एल फॉर्म्स के अंदर आपके प्रोटीन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. सो प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो होता है एंजाइम्स के अंदर अमाइनो एसिड का वो कौन सा होता है, दैट इज द एल फॉर्म. However, D amino acids are also been found in few cases like in case of bacterial cell wall, peptidoglycan layer or in case of antibiotics. So
मोस्ट कॉमन इज द एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि हर जगह पे होता है, बट इन फ्यू केसेस, इन सम केसेस डी अमाइनो एसिड जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। फाइन, सो डी अमाइनो एसिड भी कहीं कहीं पे एग्जिस्ट करता है, और वो होता है मेनली आपके पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और एंटीबायोटिक्स के पास। ठीक है, so is it clear everyone? चलिए फटाफट से मुझे बताएंगे अगर सबको क्लियर है तो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू द अमाइनो एसिड। नाउ वी विल बी मूविंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप। सो आर ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंट अमाइनो एसिड अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं, और बेसिकली 5 ग्रुप्स होते हैं। वो 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सो इसको देखते हैं हम। सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज बेसिक अमाइनो एसिड, और बेसिक अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड विच हैज अ आर ग्रुप which has a net positive charge. So it is basic amino acid which has a net positive charge, and the examples are these 3 amino acid: HAL, H for histidine, A for arginine, and L for lysine. So these 3 are the amino acid which are histidine, arginine, and lysine, HAL. These are the basic amino acid that are positively charged at neutral pH. Neutral pH पे वो क्या होते हैं? Positively charged होते हैं। Next is acidic amino acid. So acidic amino acid are those amino acid which are negatively charged at neutral pH. जो न्यूट्रल पीएच पे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि स्पार्टेट और ग्लूटामेट, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं एट न्यूट्रल पीएच। ठीक है, पीएच 7 पे ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, सो दैट्स व्हाई दे आर द एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जिनके पास एक COH कंटेनिंग आर ग्रुप होता है। इनके आर ग्रुप में क्या होगा? COH होगा। यहाँ पे देखो, इनके आर ग्रुप में COH है, सो दे आर एसिडिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट इज नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनके पास नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, सो एग्जाम्पल्स आर हियर ग्लाइसिन जहाँ पे H है, एलेनिन यहाँ पे आर ग्रुप CH3 है, प्रोलीन जहाँ पे CH2 आर ग्रुप है, देन CH3 आर ग्रुप है वेलिन के अंदर। मिथियोनिन ये भी आर ग्रुप क्या है? हाइड्रोफोबिक है। आइसोल्यूसिन दिस इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक। ल्यूसिन दिस इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक। सो बेसिकली दी हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर अमाइनो एसिड आर दोज जिनके पास जो आर ग्रुप है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होता है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स आर दीज 7 अमाइनो एसिड्स। दीज 7 अमाइनो एसिड्स आर एग्जाम्पल ऑफ non-polar hydrophobic amino acids. ठीक है, so remember this example of these 7 amino acid.
चलिए फटाफट से बताएंगे इसको अगर सबको क्लियर है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए एग्जांपल्स नॉन पोलर अमाइनो एसिड के। देन मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो क्या होते हैं, दीज आर द अमाइनो एसिड जिसमें कि एरोमेटिक रिंग होगा, ठीक है। सो द एग्जांपल्स इज फिनाइल एलेनिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो इन सब के पास क्या है, ये देखो एरोमेटिक रिंग है। इनके आर ग्रुप में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग होता है। दिस इज द एरोमेटिक रिंग, दिस इज द एरोमेटिक रिंग एंड दिस इज द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स होते हैं। दीज आर द अमाइनो एसिड जिनके पास एरोमेटिक रिंग होगा, ठीक है। टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनिन। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड इज पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। पोलर अमाइनो एसिड इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड. So the R group of these amino acids are hydrophilic and they are involved in the formation of hydrogen bond. ठीक है, यहाँ पे पोलर अमाइनो एसिड के अंदर जो R ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. सो द एग्जांपल ऑफ द पोलर अमाइनो एसिड आर सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, स्पैराजीन एंड ग्लूटामिन, ठीक है. सो दीज आर द 5 अमाइनो एसिड्स which are polar in nature. So यहाँ पे OH ग्रुप है जिसके कारण ये पोलर है. With the presence of OH group, serine is polar. With the presence of OH group, threonine is polar. With the presence of SH group, cysteine is polar. With the presence of CONH2 amide group, asparagine is polar. And with the NH of CONH2, glutamine is also polar. So these are the 5 amino acids which are polar in nature. So totally there are 5 categories of amino acids. ठीक है, 5 categories होते हैं amino acid के. बेसिक, एसिडिक, नॉन पोलर, एरोमेटिक एंड पोलर. और इन सब के एग्जांपल्स वो हमने अभी के लेक्चर में अभी अपना देखा. सो मुझे बताइए कमेंट के अंदर इफ इट इज क्लियर टू ऑल. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखेंगे प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स और उनका synthesis of peptide. So peptides and proteins. So all the biologically occurring polypeptides, they have 2 or more than 2, like up to thousands of amino acids linked together, and 2 amino acid molecules are linked together via covalent bond, and that covalent bond is the peptide bond. उस covalent bond को क्या कहते हैं, peptide bond कहते हैं. ठीक है, that covalent bond is peptide bond, right? So formation of peptide bond basically involves the removal of water molecule. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है बाय अ प्रोसेस दैट इज डिहाइड्रेशन. ठीक है, डिहाइड्रेशन फ्रॉम अ अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द अदर.
सो क्या होता है, ये मान लो एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होने के लिए एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करता है, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। सो यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, और इस CO और NH के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड का और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये हम आने वाले लेक्चर जहाँ पे हम रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी बेसिकली, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट देयर आर पॉलीपेप्टाइड, जहाँ पे मल्टीपल प्रोटीन, मल्टीपल अमाइनो एसिड एक साथ लिंक होते हैं, और ऑलवेज इन द पॉलीपेप्टाइड चेन द अमाइनो एसिड रेसिड्यू विच इज प्रेजेंट एट द फ्री एंड, फर्स्ट अमाइनो एसिड उसका हमेशा अमाइनो ग्रुप फ्री रहेगा, एंड दिस एंड इज द अमाइनो टर्मिनल और एन टर्मिनल, और जो सेकेंड एंड होता है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा, एंड दैट एंड इज द सी टर्मिनल। सो एक एंड किसी भी पॉलीपेप्टाइड का कहलाता है एन टर्मिनल और अमाइनो टर्मिनल, और दूसरा एंड कहलाता है कार्बोक्सिल टर्मिनल और सी टर्मिनल, ठीक है। सो ये हो गया पॉलीपेप्टाइड के बारे में। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। सो व्हेन few amino acid up to 20 are joined together by peptide bond, so 2 से लेकर 20 अमाइनो एसिड अगर एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओलिगोपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। अप टू 20 अमाइनो एसिड तक रहता है तो उसको ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे। इसके बाद अगर हम पॉलीपेप्टाइड की बात करें, सो पॉलीपेप्टाइड बेसिकली कंटेन अप टू 4000 अमाइनो एसिड विथ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10 किलो डाल्टन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10 किलो डाल्टन से ज्यादा हो, या फिर उसमें 400-500 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, so उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली इज अ पॉलीमर वेयर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर वाया पेप्टाइड बॉन्ड, and the polypeptide will become protein when it acquires a specific 3-dimensional structure by further foldings. So polypeptide जो है वो सिंपल अमाइनो एसिड का लीनियर चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा, और वो पॉलीपेप्टाइड जो फोल्ड करके स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसको हम प्रोटीन्स कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स दोनों ही बने होते हैं अमाइनो एसिड के चेन से ही, लेकिन अगर लीनियर चेन हो सिर्फ जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंकेज हो तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, लेकिन उस लीनियर चेन में अगर फिर फर्दर फोल्डिंग्स हो गई और 3D अरेंजमेंट हो गया तो वो स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। सो प्रोटीन्स और आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फर्दर फोल्ड होके प्रोटीन ही बनाता है, एंड प्रोटीन्स जो है वो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन से ही बने होते हैं। सो तो बोथ आर सिमिलर ओनली बट नॉट कंप्लीटली आइडेंटिकल। पॉलीपेप्टाइड सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड का, और उसके अंदर अगर फोल्डिंग होके फंक्शनैलिटी आ जाती है तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। Clear everyone? Yes? चलिए फटाफट से बताइए कमेंट के अंदर अगर आप सबको क्लियर है ये तो। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बीच में बेसिक डिफरेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो कमिंग टू अ कंक्लूजन फॉर दिस चैप्टर। सो यहाँ पे हमने प्रोटीन्स का बेसिक क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, उसके अलावा हमने देखा कि अमाइनो एसिड को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द R ग्रुप, एंड दीज 5 कैटेगरीज आर बेसिक, एसिडिक, नॉन पोलर, एरोमेटिक एंड पोलर। उसके बाद हमने पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखा। सो CONH बॉन्ड जो होता है, यहाँ पे जो ये CN बॉन्ड है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कैसे बनता है ये, वाटर का लॉस होता है, वो चीज हमने देखी। इसके बाद हमने देखा कि आपका ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और आपका प्रोटीन क्या होता है। सो दिस इज अबाउट दिस।
basic introduction. Now we will be looking into the titration curve. So first of all, students, let me know that this part is clear to everyone. यहाँ पे अगर सबको clear है, basic introduction of protein. ये कौन सा टॉपिक था हमारा? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. तो अगर ये टॉपिक सबको क्लियर है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो आप एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए अगर ये टॉपिक सबको क्लियर है. बेसिक जहाँ पे हमने डेफिनेशंस देखे अलग अलग, और उसके बाद हमने देखा पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. 5 कैटेगरीज होती हैं, जो बेसिक, एसिडिक, देन नॉन पोलर, पोलर और एरोमेटिक. सो ये कैटेगरीज हमने देखी कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें हमने देखी आज के लेक्चर में. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए, मैं आपके कमेंट चेक कर रही हूँ, फटाफट से मुझे बताइए सबको क्लियर है तो. चलिए, सो किसी के कुछ सवाल नहीं है यहाँ पे, तो हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, सो अमाइनो एसिड के टाइट्रेशन कर्व में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड कैन बिहेव एज वीक एसिड और बेस. अमाइनो एसिड जो है वो एसिड और बेस की तरह काम कर सकता है. कैसे? सो व्हेन एन अमाइनो एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, अमाइनो एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, एट न्यूट्रल पीएच 7 और 7.5, so it exists in solution as a dipolar ion. so अमाइनो एसिड को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, so क्या होगा? ये है अमाइनो एसिड. ठीक है, ये एक नॉर्मल अमाइनो एसिड. अब यहाँ पे क्या है? H+ आयन और OH- आयन है. ठीक है, so ये OH- आयन जो है, ये जाके इस H+ को ले लेगा और इस अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर देगा COO- CHR. और ये H+ जो है वो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से जाके बाइंड कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव. तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सो वो आपका अमाइनो एसिड जो है वो COOH को कन्वर्ट कर देगा CO- में और NH2 को कन्वर्ट कर देगा NH3 पॉजिटिव में. तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों रहने के कारण डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जब भी एक अमाइनो एसिड को आप एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे, तो वो डाइपोलर आयन के फॉर्म में रहता है. और डाइपोलर आयन को जहाँ पे बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयंस कहते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस ज्विटर आयन, दिस अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज अ एसिड ऑल्सो और बेस ऑल्सो. ठीक है, तो ये जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह काम भी कर सकता है. ठीक है, सो बेसिकली एसिड का काम क्या होता है? वो H+ को डोनेट करे. सो ये जो फॉर्म है आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म, ये यहाँ NH3 से H+ को डोनेट कर सकता है. सो दिस फॉर्म कैन एक्ट एज एसिड ऑल्सो, और ये फॉर्म जो है वो COH पे H को एक्सेप्ट भी कर सकता है. सो इट कैन एक्ट एज बेस ऑल्सो. सो ज्विटर आयन जो वाटर में जैसे ही आप अमाइनो एसिड को डालोगे, वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और उन सब्सटेंसेस के पास जिनके पास ज्विटर आयनिक और एसिडिक बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं या फिर एम्फोलाइट्स भी कहते हैं. सो जैसे ही आप अमाइनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, वो डाइपोलर आयन और ज्विटर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो ज्विटर आयनिक फॉर्म है, ये H+ को डोनेट भी कर सकता है या फिर H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है. सो दस इट कैन एक्ट एज अ एसिड ऑल्सो और इट कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो. सो दैट्स वाई अमाइनो एसिड आर कंसिडर्ड एज वीक एसिड और बेस. अमाइनो एसिड को आप एसिडिक या फिर बेसिक नहीं बोल सकते हो, वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही होते हैं. ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस.
अमाइनो एसिड को हम वीक एसिड भी कहते हैं और वीक बेस भी कहते हैं। चलिए फटाफट से बताइए मुझे अगर ये सबको क्लियर है अभी। Why amino acids are known as weak acid or base? This point should be clear to all. अमाइनो एसिड को वीक एसिड या फिर वीक बेस क्यों कहते हैं? बिकॉज वाटर के अंदर जब उसको डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में जब उसको डालेंगे, सो वो ज्विटर आयनिक के फॉर्म में रहता है और ये ज्विटर आयनिक फॉर्म H+ को डोनेट भी कर सकता है और H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है। और जो भी मॉलिक्यूल H+ को डोनेट करता है वो एसिड की तरह काम करता है और जो मॉलिक्यूल H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस की तरह काम करता है। सो हमारा अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक और एसिडिक दोनों ही फॉर्म में काम कर सकता है। और बिकॉज ऑफ दिस नेचर हम अमाइनो एसिड के टाइट्रेशन कर्व को स्टडी करते हैं। सो टाइट्रेशन कर्व बेसिकली एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, सो ग्रेजुअल 1 by 1 एडिशन और रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड अगर होता है तो उसी ग्रेजुअल एडिशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन कर्व। And the titration curve process start with the diprotic form of an amino acid. ठीक है, तो टाइट्रेशन कर्व है जो अमाइनो एसिड का वो सबसे पहले लोएस्ट pH से स्टार्ट होता है। सो टाइट्रेशन कर्व बेसिकली स्टार्ट एट pH 1 और 2। pH 1 और 2 से आपका टाइट्रेशन कर्व स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में द अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट इन डाइप्रोटिक फॉर्म। डाइप्रोटिक फॉर्म क्या होगा? देखो, जब pH क्या है, pH बहुत ही ज्यादा लो है, pH बहुत ही ज्यादा लो है, 1 या 2 pH है। सो 1 और 2 pH में मतलब pH बहुत ज्यादा एसिडिक है और एसिडिक pH में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है? H+ का। सो आपका अमाइनो एसिड जो है वो कैसे बिहेव करेगा? अमाइनो एसिड जो है वो ये जो ग्रुप है आपका, ये आपका ज्विटर आयनिक फॉर्म है। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म जो है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ H+ आर देयर, तो ये H+ को एक्सेप्ट करके इस फॉर्म में रहेगा। जब pH बहुत ही ज्यादा लो होता है, जब टाइट्रेशन कर्व जस्ट स्टार्ट होता है, सो दिस इज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म वेयर देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म जब टाइट्रेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, सो इन द टाइट्रेशन कर्व देयर आर 2 ionizable groups of glycine. One is the carboxyl group, another is the amine group, and these two groups are titrated by the addition of NaOH. So in the beginning when the pH is very low, okay, so there is more abundance of H+ ion and these H+ ion will go and binds to the COO- group, and thus in the beginning the form of glycine which exists in the solution is this form, जहाँ पे NH3 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और CO- के साथ H+ आके बाइंड कर जाएगा एंड दिस फॉर्म हैज अ नेट चार्ज ऑफ +1। सो टाइट्रेशन कर्व के स्टार्टिंग में जो नेट चार्ज रहता है अमाइनो एसिड पे वो होता है +1। ठीक है, सो दिस इज द स्टार्टिंग फॉर्म, ये होता है पहला फॉर्म। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर आप जैसे जैसे pH बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे pH बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्यूशन में OH- आयंस बढ़ेंगे और ये OH- आयन क्या करेंगे? ये OH- आयंस जो है वो यहाँ से H+ को लेके चले जाएंगे। सो यहाँ से H+ जो है वो धीरे धीरे एक एक करके जाने लगेगा। सो देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे दिस फॉर्म विच इज द प्रोटोनेटेड फॉर्म एंड दिस फॉर्म विच इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मतलब 1/2 कंसंट्रेशन इसका रहेगा और 1/2 कंसंट्रेशन इसका रहेगा। सो जब दोनों फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सो देयर इज अ पॉइंट वेयर इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन डोनर, that is the first form, and the proton acceptor, that is the second form, exist. So there is a point that is known as pKa point. So at this point the pH is equals to pKa, ऐसा point जहाँ पे प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो स्पेसीज हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड द pH एट दिस पॉइंट इज pKa या फिर pK1। सो pK1 और pKa पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब आप फिर से और OH- देते जाओ और OH- देते जाओ और फिर आप जैसे जैसे और OH- देते जाओगे सो ये OH- अब जाके यहाँ से H+ को ग्रैब करने लगेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट फॉर्म इज दिस NH3 पॉजिटिव। ये अभी क्या करेगा? अपने H+ को फर्दर डोनेट करते करते करते, सो इससे पहले 1 सेकेंड या
सो इससे पहले एक फॉर्म आता है, सो दिस इज द फॉर्म जहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अभी क्या होगा, अल्टीमेटली सारे के सारे ये जो डोनर फॉर्म है वो एक्सेप्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो फाइनली प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस फॉर्म हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये फॉर्म कौन सा है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। So when the titration of glycine proceeds, there is another point of inflection at which removal of first proton is completed, and at this point there is a net positive charge and a net negative charge in the amino acid, and this is the form that is known as Zwitter ionic form. And for this form, the pH at which, this is the predominant form in the aqueous solution, the pH at this point is known as isoelectric pH, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसके बाद अगर आप फिर से पीएच बढ़ाते हो तो OH माइनस आयंस आके यहाँ से H प्लस को ग्रैब करेगा। सो देन यहाँ NH3 पॉजिटिव से H प्लस जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। सो हियर द सेकेंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। सो द सेकेंड फेज ऑफ टाइट्रेशन फर्दर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द NH3 ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड फेज में अगर आप फर्दर पीएच बढ़ाते जाओगे तो प्रोटॉन का रिमूवल जो है वो NH3 ग्रुप से स्टार्ट होगा। एंड देयर कम्स द सेकेंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर इक्विमोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दिस ज्विटर आयनिक फॉर्म एंड दिस अनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट। एंड पीएच एट दिस पॉइंट जहाँ पे इक्विमोलर कंसेंट्रेशन होता है उसको हम कहते हैं pK2 और pKb। सो दिस इज द ओवरऑल टाइट्रेशन कर्व जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो पीएच जब सबसे लो होता है सो फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म रहता है जहाँ पे नेट चार्ज हो गया +1। इसके बाद जब आप धीरे धीरे पीएच बढ़ाते जाओगे तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहाँ पे दिस प्रोटोनेटेड फॉर्म एंड दिस ज्विटर आयनिक फॉर्म, इन दोनों का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज pK1। एंड pK1 वैल्यू जो है ग्लाइसिन के लिए डिटरमाइन किया गया तो वो 2.34 आया, ठीक है। देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे प्रीडोमिनेंट फॉर्म जो है वो ये आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म हो जाता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म हो जाता है, और इस पीएच को हम क्या बोलते हैं, PI बोलते हैं, और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। इसके बाद फिर से आप पीएच बढ़ाते जाओगे तो नेक्स्ट ये एनायनिक फॉर्म बनता है जहाँ पे नेट चार्ज -1 होगा, और इन दोनों के बीच के इक्विलिब्रियम को pK2 और pKb बोलते हैं जिसका pH 9.6 है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हो गई, एक हो गया pK1 और एक हो गया pK2। और अगर आपको pK1 और pK2 की वैल्यू पता है और इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, इसका एवरेज ले लो तो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मिल जाता है। जैसे कि ग्लाइसिन के लिए pK1 2.34 है, तो 2.34 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो वो 5.97 आ जाएगा। दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच फॉर ग्लाइसिन। सो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व। ये कहलाता है आपका टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमाइनो एसिड। So that's all, I think. Yeah, so we will be ending our lecture for today here, ठीक है। So basically आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखी मैं आपको बताऊं। So आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का एक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या देखा था कि types of amino acids on the basis of R group। so total 5 categories होती है, basic, acidic, non-polar, polar और aromatic। इसके बाद हमने देखा अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कायरल सेंटर होता है बट ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं होता है। देन वी हैव सीन द DNL फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने देखा था पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है, तो ये रिएक्शन कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। इसके बाद हमने देखा टाइट्रेशन कर्व अमाइनो एसिड का कैसे स्टार्ट होता है। तो टाइट्रेशन कर्व जो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में जब पीएच क्या होता है बहुत ज्यादा लो होता है तो नेट चार्ज होता है +1, फिर बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे नेट चार्ज हो जाता है 0, फिर एंड में नेट चार्ज हो जाता है -1। सो 3 डिफरेंट पॉइंट्स है, और यहाँ पे एक आता है pK1, एक आता है pK2 पॉइंट, और PI की वैल्यू हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं pK1 + pK2/2। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है।
सो फटाफट से एक मैंने कंक्लूजन आपको दिया ताकि आप रिकॉल कर पाओ सारी चीज़ों को। और अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट रह जाता है, आपको किसी भी पॉइंट में नहीं समझ में आया हो, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। नीचे कमेंट में अपने डाउट को लिख देना, जो भी डाउट है आपका नीचे कमेंट में लिख देना। जब भी आप लेक्चर देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देख रहे हो तो उसके एंड में लिख देना, ठीक है। जो भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, अपना नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक किए छोड़ना नहीं है, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। लाइक और शेयर कर देना है फटाफट से। और अगली क्लास सुबह 8 बजे होने वाली है हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, MCQ सीरीज। तो सुबह 8 बजे मिल जाना सब, मॉर्निंग में 8 बजे फटाफट से मिल जाना MCQ सेशन के लिए। तो चलिए आज के सेशन को इधर ही एंड करेंगे हम।